नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैदिक शिक्षा के आज के सेगमेंट में आज हम कुछ हटकर बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे यूक्रेन से लौटे अनिल गोपाल राठौड़ से, जो कि मध्य प्रदेश के नामली नामक छोटे से गांव से आते हैं और अपने माता पिता और स्वयं के सपनों को साकार करने ये यूक्रेन गए हुए थे। जानेंगे ग्राउंड रियलिटी, यूक्रेन में क्या हो रहा है और आगे की संभावनाएं क्या है। रशिया और यूक्रेन के बीच के इस कॉन्फ्लिक्ट की ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए आज के इस लेक्चर से जुड़ जाइए। अनिल, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जी धन्यवाद सर। मेरा नाम अनिल गोपाल राठौड़ है। मैं नामली जिला रतलाम मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और मैं यूक्रेन में कीव शहर में 4th ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। ओके। और मैं फ़िलहाल ही जस्ट अभी घर लौटा हूँ। तो अनिल, अभी आप घर लौट आए। आपकी मम्मी से मेरी लगातार बातें हो रही थी और बहुत चिंतित वो थी कि बीच में जब आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था तब चिंता बहुत बढ़ गई थी। आप हमें शुरुआत से बताइए कि आप यूक्रेन कौन से ईयर में गए थे। जी सर, मैं 2018 में यूक्रेन गया था। और MBBS करने के लिए आप गए जी थे? सर, मैं MBBS करने गया था। तो मतलब कुछ समय बाद ही आप डॉक्टर होने वाले थे? हाँ सर, बस जनरली 2 साल की और 1.5 साल की और डिग्री बची थी हमारी। सोशल मीडिया पे कुछ मीम चल रहे हैं जहां लोग ये बात कर रहे हैं कि वो लोग यूक्रेन जाते हैं जिनके माता पिता के पास बहुत पैसा है, या वो लोग यूक्रेन जाते हैं जिनको यहाँ सीट नहीं मिलती। ऐसी वाली बातें चल रही हैं और साथ ही ये भी प्रश्न चल रहे हैं कि अगर यूक्रेन आप गए ही थे पढ़ने के लिए तो वापस क्यों लौटे। मैं चाहता हूँ इस बात का जवाब आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दें। सर, मेरे हिसाब से जो स्टूडेंट इस फील्ड में आता है, इस स्ट्रीम में आता है, वो एक सपना लेके चलता है कि आगे जाके वो डॉक्टर बनेगा। जी। अब चाहे वो सपना कोई भी देश उसका पूरा करे। जी। जनरली भारत में हमारे साथ वो सपना पूरा करने की इतनी सीट्स अवेलेबल नहीं है। जी। तो हम लोगों ने फीस भी ज्यादा है। हाँ, बहुत। और फीस सर जनरली 1.5-2 करोड़ तक जाती है प्राइवेट कॉलेजेस की। जी जी। और यही वहाँ पर हाफ में हो जाता है काम। जी जी। तो सर पैसे वाली बात तो ये खत्म हो गई कि आप अगर पैसे वाले हो तो आप इंडिया में ही कर लेते। ठीक बात है, पैसे वाले लोग हो तो कोई इंडिया में ही कर लेगा, उसको बाहर जाने की जरूरत जी, करते भी है। जो पैसे वाले जो 2 करोड़ तक दे सकते हैं वो करते हैं। जी। बट हमारा ये था कि हमें अपना सपना पूरा करना था और यूक्रेन हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रहा था, कम फीस में, अकोमोडेशन कम में, तो हम लोग वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। तो 2018 में मैंने ये रास्ता अपनाया और मैं वहाँ के लिए निकला था। जी। तो प्रश्न ये है कि जब वहाँ आप गए ही थे यूक्रेन में पढ़ाई करने, तो जब मुसीबत का समय आया तो इंडिया लौटने का कारण क्या था, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। कारण बताइए। सर जनरली कंडीशंस बहुत ख़राब थी जी। और ब्रेन ड्रेन नहीं है हम लोग, हमें आना था अपनी सेफ्टी के लिए। वहाँ पर हालात अच्छे नहीं थे। जो रियलिटी है वो हमें पता है। हम लोग कैसे सरवाइव कर रहे थे वहाँ पर 8-10 दिनों से, और किस तरह से हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करके अपने वतन वापस आए हैं। और जहाँ तक मैं समझा दूं कुछ बातें आप लोगों को, मैं बताना चाहता हूँ जो हमसे जुड़े हुए हैं, कि जैसे मैं अनिल और अनिल के फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, तो अनिल जो यूक्रेन गए थे डॉक्टर बनने के बाद, ये वापस इंडिया आकर जो एक छोटा सा गांव है नामली नाम का, वहाँ ये क्लिनिक ओपन करना चाहते थे और वहाँ के लोगों को जो टॉप क्लास मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो दिलवाने का इनका सपना रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप उसे पूरा करेंगे। तो ये यूक्रेन से भाग कर नहीं आए हैं, आप ऐसा ना समझें, इनका घर है इसीलिए यूक्रेन आए हैं। मैं उन हर एक स्टूडेंट के फेवर में ये बात कह रहा हूँ जो अपने वतन वापस लौटे हैं, और आपको ये बात समझनी चाहिए। अनिल, आपको कब पता चला कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई छिड़ चुकी है, वो कौन सी तारीख थी? टेंशन जनरली सर 1 महीने से हो रहे थे। यूक्रेन और रशिया का टेंशन तो बहुत पुराना है। पर सर जो 1 महीने से जनवरी से टेंशन बढ़ गए थे। बट एज अ स्टूडेंट हम लोगों ने एम्बेसी को कांटेक्ट किया, हमारी पहली प्रायोरिटी यही थी। उनकी तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं थी उस टाइम तक। सो सर 16 फरवरी को पहली एडवाइजरी आई थी एम्बेसी की तरफ से कि अगर आपको निकलना है, अगर आप जरूरी नहीं समझते यूक्रेन में रहना, आपका कोई काम नहीं है, तो आप इंडिया जा सकते हैं। तो एक बात और जान लें कि 16 फरवरी वो दिन था, मतलब ये युद्ध शुरू होने के पहले एम्बेसी की एडवाइजरी हमको मिल गई थी। सर युद्ध शुरू होने के 4 दिन पहले, लगभग 18 फरवरी को दूसरी वाली एडवाइजरी आई थी। जी जी। जनरली उन्होंने 2-3 एडवाइजरी प्रोवाइड करी थी। एग्जैक्टली। तो एक्चुअली आपको पता कब चला कि लड़ाई शुरू हो गई है? सर 24 फरवरी। हुआ क्या था उस दिन? सर सुबह के 5 बज रहे थे। मैं सोने जा रहा था, सुबह के 5 बज रहे थे और 5:20 पर एक धमाके की आवाज़ आई थी। कीव शहर में रहता हूँ मैं। तो वहाँ पर धमाका सुन के पहले हमें लगा कि नॉर्मल कुछ व्हीकल साउंड हो सकता है या फिर कुछ और हो सकता है, बट वो धमाके कंटिन्यूस थे, 4-5 साउंड की कंटिन्यूस साउंड थे वो। तो उस तरह फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि क्या हुआ, तुम देखा? उनका भी कॉल आ रहा था, हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बट 2-3 घंटे तक हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला। फिर जब 8-9 बजे कीव का, तो हमने फिर इंडिया की न्यूज़ देखी और उसमें देखा कि रशिया ने कीव यूक्रेन के अलग अलग सिटी शहरों में अटैक कर दिया, मिलिट्री कैंप पे, मिलिट्री बेसिस पे अटैक कर दिया है। उसमें कीव भी शामिल था। तो हम डर गए थे थोड़ा सा, और हमारे उस टाइम
हम बच्चों ने समझदारी ये दिखाई, हमारे ग्रुप ने जनरली, हम जितने भी दोस्त थे कि हम लोग सारे हम गए जनरली राशन खरीदने के लिए, क्योंकि हमें पता था कि ये 24 फेब की बात है। हाँ जी सर, उसी टाइम की बात है, लगभग 3-4 घंटे की बात है। और जनरली यूक्रेन में पानी भी आपको खरीद के पीना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पानी स्टोर किया पहले, जो मेरे साथ 2-3 जने थे, हम लोगों ने काम बांट लिए, कोई पानी स्टोर कर रहा है, कोई सामान ला रहा है, राशन ला रहा है, क्योंकि हमें पता था कि अगर ये बढ़ेगा तो, क्योंकि अब अटैक शुरू हो चुका था और हम उस टाइम हमें उस टाइम लगा था कि शायद नहीं होगा, ये टेंशन जनरली है। और सर मैं बता दूं कि मेरी फ्लाइट की टिकट भी थी 7 मार्च की, ऑलरेडी डन थी। होली में आ रहे थे? हाँ सर, वॉर से पहले था, क्योंकि जनरली टेंशंस बढ़ रहे थे और ऊपर से कोरोना का टाइम चल रहा था, वहाँ पे कोरोना रनिंग था। तो हमें आना ही था, तो हम लोगों ने टिकट करवा रखी थी, बट फिर वो सडनली हो गया। जब ये हमला हुआ और आप लोग कुछ सामान स्टोर कर रहे थे, आपने बताया, कब आपने वहां से इवैक्यूएट होने का सोचा और उसकी प्रोसेस क्या थी? आप यूक्रेन से कौन सी कंट्री में गए? ऑपरेशन गंगा की हेल्पलाइन आपको कैसे मिली और ऑपरेशन गंगा और भारत सरकार से आपको कैसी मदद मिली, इस बारे में कुछ बताइए। सर जनरली जिस दिन ये अटैक हुआ था, राशन वाशन सब हम लोगों ने इकट्ठा किया। उसके बाद हमारा पहला प्रायोरिटी यही था कि हम वेट करें एम्बेसी का, कि एम्बेसी क्या एडवाइस देती है। और एम्बेसी ने अभी जनरली पैनिक नहीं करने को कहा था कि आप पैनिक मत हुए, क्योंकि उस टाइम से शुरुआत में सुबह सिर्फ एक ही अटैक हुआ था। तो उन लोगों ने वो कहा कि पैनिक मत हो, बिल्कुल आप शांति से जहां है वहीं रहिए, कहीं मूव मत करिए। और इन्होंने भी ये बोला था कि आप अपनी जरूरत की सामान, जरूरत का सारी चीजें लेकर रखिए, कभी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। तो नेक्स्ट डे से कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट कंटिन्यूस होने लगा था। उसके बाद से फिर एम्बेसी ने, और सर एक और बात बताना भूल गया मैं, जब 24 को सुबह जब अटैक हुए थे, तो ये जो मिलिट्री कैंप था यूक्रेन का, वो कीव का, वो जनरली एयरपोर्ट के पास था। तो उसी दिन सर स्पेशल फ्लाइट थी एयर इंडिया की। तो सर वो इंस्टेंट उन्होंने वो कैंसिल कर दी, एयर स्पेस बंद कर दिया, और आज तक उसका एयर स्पेस बंद है यूक्रेन का। हाँ, पूरे हम देख ही रहे हैं, इसी कारण तो आपको दूसरी कंट्री से आना पड़ रहा है। जी सर, क्योंकि एयर स्पेस बंद है यूक्रेन जी का। सर। तो आपको फिर बंकर में कुछ दिन आप रहे, वो क्या था पूरा प्रोसेस बताइए। फिर आप वहां से बाहर कैसे आए, कीव से बाहर कैसे निकले, स्लोवाकिया कैसे पहुंचे, फ्लाइट कैसे मिली, कुछ जानकारी और डिटेल में दीजिए। सर 24 के बाद जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया 25 में, और धीरे धीरे हम पैनिक होने लगे, क्योंकि साइरन्स के, अब जनरली लोग अलार्म से सुबह उठते हैं, हम लोग साइरन से सुबह उठते थे। हम लोग रात भर सोते नहीं थे, सुबह सोते थे, कि सुबह जनरली मामला शांत रहता है वहाँ पर, कोई लगभग एक तरह से सीज फायर समझ लो उसको आप। वो रात को ही इनका वॉर चलता है और मॉर्निंग में ये लोग बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। सो हम लोग उसमें ये सोचते हैं कि अब राशन लाना है हमें, कर्फ्यू, और ऊपर से कीव में 25, 26, 27 और 28 का कर्फ्यू था। 28 को ये कर्फ्यू खुलने वाला था, मार्शल लॉ था साथ में। तो कर्फ्यू में आप ना कोई शॉप खुलेगी, ना आपको रोड पर ट्रेवल करना है, ना आपको बाहर निकलना, आप जहाँ है वहीं रहिए। और जैसे कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट चल रहा था, कंटिन्यूस शेलिंग चल रही थी, तो हम लोग पैनिक में, हमें ये एडवाइस नहीं मिली थी वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से और सबसे, कि बंकर्स बनाए हुए हैं यूक्रेन में हर जगह। बंकर जनरली अंडरग्राउंड एरिया होते हैं, कि वो आपको सेफ रखेंगे ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ शेलिंग और एनी टाइप ऑफ बॉम्बार्डिंग। तो हम लोग वहाँ मूव कर जाते थे, बट प्रॉब्लम्स वहाँ ये थी कि कोई वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ, नेटवर्क कनेक्शंस नहीं थे। तो इसी कारण से मेरे घर से एक दिन का लगभग 1 डे के लिए मेरा कनेक्शन नहीं हो पाया था। पैनिक क्रिएट हुआ था। हाँ, और काफी पैनिक क्रिएट हो गया था। मेरे पेरेंट्स काफी प्रॉब्लम में थे, काफी टेंशन में थे। तो उसी बीच में एक बच्चे की, इंडियन स्टूडेंट की मौत की खबर भी आई थी। हाँ, तो जनरली वो डे ये था कि 28 फेब को शायद उस दिन कर्फ्यू खुला था। और कर्फ्यू खुला था, 3 दिन का कर्फ्यू था, हमारे सारे राशन के स्टॉक खत्म हो गए थे, सप्लाई खत्म हो गए थे। उस बच्चे ने जनरली कुछ नहीं किया, उसकी गलती इतनी थी कि वो कर्फ्यू खुलने के बाद एक शॉप में लाइन में लगा हुआ था अपना राशन लेने के लिए। शायद वो भूखा भी था, उसके फ्रेंड्स बताते, वो हमारी बिल्कुल पड़ोसी सिटी में, ये खारकीव से था। और वो लाइन में लगा हुआ था, और जिस लाइन में जिस बिल्डिंग के लिए वो जा रहा था, वहीं पर एक अटैक हुआ था, और उसी में उसकी इंस्टेंट सडन डेथ हो गई थी। तो ये अनफॉर्चुनेट था काफी हमारे लिए भी, हम लोग, देश के लिए अनफॉर्चुनेट है ये। अब इस एक बात और बताइए कि आप कीव से बाहर निकल के स्लोवाकिया तक कैसे पहुंचे, क्या सुविधा मिली आपको, क्या वहां पर में ट्रांसपोर्टेशन चालू था, या आपने कोई प्राइवेट कोई कार या कुछ किया? स्लोवाकिया में कहाँ जाना है, ये जानकारी आपको कैसे मिली, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ जी सर, 28 फरवरी को जनरली कर्फ्यू सुबह मॉर्निंग में खुला 6 बजे। तो उस दिन उसके एक दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि एम्बेसी की जनरली एडवाइजरी भी आ गई थी कि आप वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ मूव करें। क्योंकि वेस्टर्न बॉर्डर्स आर मोर सेफर। वो नाटो के कंट्रीज है आसपास, तो वो इतना नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, से दोस्ती वाले हैं। हाँ वही। तो अब हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि कीव जनरली वेस्टर्न बॉर्डर से मोर देन 1000 किलोमीटर से,
और जो ऑलरेडी बॉर्डर पे थे तब तक गंगा मिशन शुरू हो चुका था। ये सारी बातें अभी आप सामने साथ में मैप में भी देख रहे होंगे, जरूर देखते रहिए ये कि वेस्टर्न बॉर्डर कौन सा है, नॉर्थ बॉर्डर कौन सा है, ये सारी चीजें हम आपको मैप में भी दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लगे कि कीव कहाँ है और कहाँ से निकल के स्लोवाकिया के लिए अनिल और उनके दोस्त कैसे निकले। अनिल प्लीज। जी सर, तो सर जनरली गंगा मिशन स्टार्ट हो चुका था 25-26 के आसपास। तो जो मिशन स्टार्ट हुआ था वो वेस्टर्न कंट्रीज से हुआ था, मे बी स्लोवाकिया, रोमानिया, पोलैंड, इन कंट्री से स्टार्ट हुआ था ये। तो जो बॉर्डर के पास जो सिटी है यूक्रेन की, टर्नोपिल, उज़गोरोद, कुछ सिटी लवीव, जो कि ऑलरेडी सेफर जोन में थी। यहाँ पर ना कोई शेलिंग हो रही थी, एक माइन्यूट सी चीजें चल रही थी, ना कोई साइरेंस थे, पैनिक नहीं था, सब चीजें नॉर्मल थी। वहां से इंडियन बच्चों को निकाला गया था, वो भी जरूरी था, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ उनको निकालना जरूरी नहीं था, बट वहां पर इतना पैनिक नहीं था। प्रॉब्लम्स थी जनरली खेरसन, कीव, खार्किव, ओडेसा, ये सब ईस्टर्न बॉर्डर पे रशिया के पास है। तो हम लोगों को बॉर्डर क्रॉस करने में बहुत डर था, बहुत रिस्क था और बहुत प्रॉब्लम्स थी कि हमें प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। 26 फेब से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। कीव से लगभग वेस्टर्न बॉर्डर 1000 किलोमीटर से ज्यादा है और कर्फ्यू के कारण, मार्शल लॉ के कारण कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। बट 28 ऑफ फरवरी को इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की एम्बेसी ने एक एडवाइजरी जारी करी कि स्पेशल ट्रेन अरेंजमेंट हुई है। आप अगर कीव में हो तो कीव में वोक्जालना होता है एक, जिसको आप रेलवे स्टेशन बोलते हैं वहां की लैंग्वेज में। तो आप उसकी तरफ मूव करें, आपको कोई ना कोई ट्रेन मिलेगी वेस्ट की तरफ। तो हम लोग सुबह 4-5 बजे उठे। 6 बजे हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोगों ने अपना ग्रुप्स बना लिए थे। हम लोगों ने 20 जनों का ग्रुप बनाया था और हम लोग निकल पड़े वोक्जालना की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ, कि जो ट्रेन मिलेगी वेस्ट की तरफ हम उसमें चढ़ेंगे। बट भीड़ बहुत थी, रिस्क था और पैनिक थे सारे लोग, डर रहे थे, बच्चे थे, लड़कियां थी जनरली। और हमारा ग्रुप का बस यही मोटो था कि साथ में मिलके रहना है, साथ में मिलके चढ़ना है ट्रेन में, साथ में रहना और साथ में बॉर्डर क्रॉस करना और सेफ एरिया में जाना है। तो हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ चले। वहां पर सर आपको बता दूं, मैंने अपने आंखों से देखा, इतनी भीड़ थी। इंडियन स्टूडेंट, यूक्रेनियन स्टूडेंट, नाइजीरियन स्टूडेंट, बहुत सब कंट्रियों के स्टूडेंट थे। सब लोग कीव छोड़ने के लिए तैयार थे। और 28 तारीख को जैसे हम वहाँ पर पहुंचे, सुबह पहुंचे, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन का वेट किया। जनरली वहाँ पर एक लवीव शहर है वेस्ट की तरफ, उसके लिए हम ट्रेन पकड़ने वाले थे, पर हमने ट्रेन पकड़ी भी सही और ट्रेन में भीड़ देखकर कई बार तो हिम्मत टूटी, मन करा कि नहीं वेट कर लेते 1-2 दिन और निकल जाएंगे। लड़कियों ने हिम्मत भी छोड़ दी थी पूरी कि नहीं अब नहीं जाएंगे, इतनी भीड़ में कैसे पैर रखेंगे हम ट्रेन में, कैसे हम चढ़ेंगे उसमें। बट हम लोगों ने अपनी कमर कसी और बस सोच लिया, नहीं कि ठान लिया कि निकलना है, इस शहर को छोड़ना है, हमें सेफर एरिया में जाना है अपनी फैमिलीज के लिए, अपने लिए। तो वो ट्रेन कहाँ तक जा रही थी? वो सर जा रही थी लवीव की तरफ। और सर उस ट्रेन में पैर रखने तक की जगह भी नहीं थी। तो आप उस ट्रेन पे चढ़े आप लोग? जी सर। और लवीव पहुंचे? जी सर, धक्का मुक्की करके चढ़े। फिर लवीव से स्लोवाकिया का जो है वो सफर कैसा हुआ? सर हम लवीव के पहले एक शहर, छोटा शहर टर्नोपिल, वहां पर भी सर इंडियन स्टूडेंट थे, वो निकल चुके थे। तो वहां से हमारी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बात हुई, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे जिनके थ्रू हम यूक्रेन गए थे, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी सर। उनके थ्रू बात हुई कि टर्नोपिल में एक बस है, आपको पैसे पे करने, वहां पे आप पे करके आपको टर्नोपिल से, वो उज़गोरोद एक सिटी है यूक्रेन में, उज़गोरोद सर बिल्कुल स्लोवाकिया बॉर्डर से 3 किलोमीटर पास है वहां से स्लोवाकिया। हाँ, 3-4 किलोमीटर पास है सर। और सर ये रेलवे स्टेशन का सफर और सबने पैदल ही, क्योंकि नो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल, तो 4-5 किलोमीटर पैदल अपना करा। ट्रेन में हम लोग 12 घंटे का सफर करके खड़े सब खड़े गए, टर्नोपिल उतरे। टर्नोपिल से हमने एक बस ली। बस का सर कॉस्ट अगर आपको बताऊं मैं, तो वहां की करेंसी के हिसाब से वो 1800 ग्रिविन था और हमारे यहाँ के अगर देखा जाए तो वो 6000, 5000 था। सिर्फ 4-5 घंटे का सफर था। हम लोग बस में बैठे, 20 लोगों का ग्रुप था हमारा। हम लोग उज़गोरोद की तरफ गए। उज़गोरोद में हम लोग रात रुके, रात खड़े रहे बाहर ही। फिर वहां से हम स्लोवाकिया बॉर्डर, हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जब हमें बताया कि स्लोवाकिया बॉर्डर जो है वो क्रॉस हो रहा है, क्योंकि सर वहां पर बच्चों ने गलती ये करी है कि वो लोग रश में पोलैंड बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, रोमानिया बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने वो बॉर्डर चूज ही नहीं किया जो कम था, जो कम रश था, जैसे हंगरी बॉर्डर हो गया और स्लोवाकिया हो गया। जनरली यहाँ पर बहुत रश कम था और ऐसा शायद हमारी किस्मत, पोलैंड की तरफ जा रहे थे जो हम न्यूज़ में देख रहे थे। मैक्सिमम लोग पोलैंड रोमानिया की तरफ। और पोलैंड सर ये था कि 4 से 5 किलोमीटर तक की लाइनिंग थी।
और स्टूडेंट्स स्लोवाकिया में आपको आसानी रही? हाँ, और सर ऐसा सुनने में भी आया और शायद सच भी है, हमारे दोस्तों ने देखा भी है कि पोलैंड बॉर्डर पर इंडियन स्टूडेंट के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, उन्हें मारा गया है। एक अस्थमा का पेशेंट था हमारा, एक स्टूडेंट, उसको मारा गया है क्योंकि शायद उसने ये आवाज उठा दी कि आप इनको क्रॉस करने दे रहे हो, हमें क्यों नहीं करने दे रहे, इस टाइप से। तो वहां पर बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हुई है पोलैंड बॉर्डर पे। तो स्लोवाकिया में आपको फ्लाइट इजीली मिल गई? सर स्लोवाकिया हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया इजीली, क्योंकि वह रश कम था। हमारी समझदारी कहिए या फिर किस्मत कहिए, हमने बात मानी जी, हमने स्लोवाकिया चुना और हम इजीली घंटे भर में क्रॉस कर गए। 3 दिन की जर्नी, 2 दिन की जर्नी पूरी है, थकान से भरी, पैनिक से भरी, हम लोगों ने क्रॉस कर दी। वहां पर जाने के बाद सर इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट था। उसके बाद स्लोवाकिया में जाने के बाद हमने स्लोवाकिया जो इंडियन एम्बेसी है स्लोवाकिया में, उनको कॉल किया, उनके ऑफिशियल्स को कॉल किया। वहां से उनका एक ऑफिशियल आया, उन्होंने हमसे बात करी, मिले, हमारे लिए बस अरेंज करी, हमारे लिए सारे अकोमोडेशन, होटल्स अरेंज किया, बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट था उनका। सर वहां से गवर्नमेंट की तारीफ बनती भी है। उन लोगों ने हमारे लिए खाना पीना सब कुछ अरेंज किया और फ्लाइट्स अरेंज करी। और फ्लाइट आपको कहाँ से मिली? फ्लाइट हमें सर स्लोवाकिया से कोविसे सिटी है, कोसीवे। तो स्लोवाकिया में आप कितने दिन रहे? सर हम लोग 3 दिन रहे। 3 दिन हम लोग फ्लाइट का, क्योंकि स्लोवाकिया से फ्लाइट्स कम थी, तभी शायद बच्चे प्रिफर नहीं कर पा रहे थे। बट हमारे लिए बेटर ये था कि हम पहले बॉर्डर एक सेफ बॉर्डर क्रॉस कर जाए, यूक्रेन क्रॉस कर जाए। तो हम लोगों ने स्लोवाकिया चूज किया और उसके बाद हम लोगों ने बहुत बच्चों की हेल्प भी करी कि आप इस बॉर्डर से आइए, हमें उनको रूट बताया। तो उसी दिन हम लोगों ने लगभग 200 से 300 बच्चों को और क्रॉस करवाया, हमारे ग्रुप ने पूरे मिलके क्रॉस करवाया। बहुत बढ़िया। तो अल्टीमेटली आप भारत वापस आ चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वतन लौटकर? सर सबसे पहले तो यही है कि माता पिता के लिए बहुत खुशी हो रही है कि वो जितना पैनिक में थे इतने टाइम से, देखा नहीं जा रहा था हम लोगों से कि कैसे रहेंगे वो लोग। मैंने अपने पापा को पहली बार टूटते हुए देखा है, उनको रोते हुए देखा है मेरे सामने। और शायद मुझे लग रहा था कि इतना नहीं हो पाएगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होगा स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ता गया। बट फाइनली यही है कि हम अपनी मेहनत से, हिम्मत करके और गवर्नमेंट की हेल्प से अपने वतन पहुंच चुके, अपने घर पहुंच चुके हैं। चलिए, तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपका डॉक्टर बनने का सपना ज़रूर पूरा हो। आप भारत, मध्य प्रदेश और नामली, इसका नाम रोशन करें पूरी दुनिया में। आपको और आपके माता पिता को ढेर सारी शुभकामनाएं। अनिल, आप समय निकाला आपने और हमारी ऑडियंस से आपने बात की और उनको आपने बताया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अगर आप कुछ और बातें पूछना, जानना, समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे कि अनिल जी के माध्यम से ही आप तक उसके आंसर्स पहुंचाएं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहिए आपके अपनी फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। जानते समझते रहिए देश दुनिया की बातों को। नमस्कार। नमस्कार।